वनस्पति किसे कहेंगे? तो प्राकृतिक वनस्पतियां। तो वनस्पति क्या होता है? पौधे होते हैं, तो पौधों के समूह को, पौधों के समूह को क्या कहा जाता है? वनस्पति कहते हैं, पौधों के समूह को। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये पौधे बड़े हैं, लंबाई में बहुत ज्यादा बड़े हैं, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? वन कहलाते हैं, है ना, लंबाई में। अगर ये छोटे हैं तो एक कृषि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृषि। जैसे गेहूं की कृषि, बाजरे की कृषि होती है ना, होती है, तो वो भी तो पौधा ही है, लेकिन उन पौधों को हम क्या कहते हैं? कृषि। तो बड़ा पौधा है तो वो क्या कहलाता है? वो वन कहलाएगा। अगर छोटा पौधा है तो क्या कहलाएगा? कृषि कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि प्राकृतिक वनस्पति की बात कर रहे हैं, तो पौधों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वनस्पति। क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न ये आता है कि सर, कोई भी जो देश होता है, उस देश में उसके जो क्षेत्रफल होता है, उसकी जो भूमि होती है, उस भूमि पर कितना % वनस्पति होना जरूरी है ओवरऑल देखा जाए। तो जैसे मान लेते हैं कोई भी एक देश है, ठीक है, कोई भी, जैसे देश एक भारत भी क्या एक देश है, तो भारत का मान लेते हैं कोई भी क्षेत्रफल है, 100% क्षेत्रफल है भारत का। इस 100% क्षेत्रफल पर कितना % क्षेत्रफल पर वन होना अनिवार्य है ना? तो कितने % होना अनिवार्य है? 33%। कितना? 33%। मतलब कोई भी एक देश है, उस देश की जो भी भूमि है, जैसे 100% भूमि है, उस भूमि पर कितना % वन का होना जरूरी है? 33%। यदि इससे कम वन पाए जाएंगे तो बताओ वहां की जलवायु प्रभावित होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर 33% नहीं है तो कहीं ना कहीं देखा जाए वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो जलवायु है वो इफेक्टिव होगी। क्या होगी? इफेक्टिव होगी। ये आपको ध्यान रखना है, प्रभावित हो जाएगी। लेकिन पूछा जाता है कि भारत है, तो भारत 2019 के अनुसार, एक अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार, हालांकि 2021 की भी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन 2019 के अनुसार या 2021 के अनुसार भारत में वर्तमान में वन है वो कितना % है? यही पिछली बार पैटर्न पूछा था, यही क्वेश्चन, ठीक है। कितना % है बताइए? वो एक्चुअल डाटा पता होना चाहिए। एक्चुअल पूछा गया डाटा निकालो, तो वो डाटा तुम्हें पता होना चाहिए। बताओ कितना? तो वो कितना था? तो ले लेना, वर्तमान में भारत में जो भी क्षेत्रफल है वनों का वो कितना % है? तो वो हो जाएगा आपका 24.56%। 24.56%, लगभग 24.5% के करीब है। लेकिन होना कितना चाहिए? 33%। तो बता भारत में वन कम है कि ज्यादा है? अभी भी कम मात्रा में है, कम मात्रा में। पहले समझो अच्छी तरीके से, नोट्स में दिया है वो आदमी रीडिंग कर लेना, लेकिन उससे पहले आप पहले एक ओवरव्यू ले लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब रीडिंग करना घर पर जाकर के, सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से समझिएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां पढ़ रहे हो, वनस्पति किसे कहेंगे? तो पौधों के समूह को वनस्पति कहते हैं। बड़े पौधे वन में आएंगे, किसमें आते हैं? वन, फॉरेस्ट कहलाते हैं। और छोटे पौधे किसमें आते हैं? एग्रीकल्चर यानी कृषि में आएंगे। कोई भी देश होता है, उस देश में अगर उसका भूभाग 100% है, तो 100% भूभाग में से कितने % भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? 33% भूभाग पर। कितने पर है? 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। अगर इससे कम होगा तो क्या होगा? तो जलवायु जो होती है वो क्या होती है? प्रभावित होती है। मतलब कभी वर्षा होगी नहीं, कभी होगी तो बहुत तेज हो जाएगी, कभी कुछ मतलब ऐसे, मतलब आपदा जो है वो आती रहेगी उस देश में। अगर तुम चाहते हो उसमें ऐसा कुछ भी ना हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जितना जरूरी है उससे ज्यादा क्या वन हो, तो वहां पर क्या है? इतना ज्यादा मतलब इश्यू नहीं होता है, सारी चीज सही हो जाती है। ओके, हालांकि हम देखें भारत में वर्तमान में कितने % भूभाग पर, वर्तमान में कितने % भूभाग पर वन है? तो 24.56% भूभाग पर वन है। यानी कि भारत में अभी भी वनों का जो प्रतिशत है वो कम है। कितना % कम है? दे सकते हो लगभग 10%, 10.5% क्या है? करीब अभी भी कम है, मतलब समथिंग, ठीक है, ये हो जाता है। अब देखो आगे बात करते हैं। आगे हम देखेंगे तो कोई भी जो देश होता है ना, कोई भी देश, उसमें जो वन होते हैं वो वन निर्धारित होते हैं उसकी जलवायु के अकॉर्डिंग। जलवायु सिस्टम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए तुम्हें चित्र बनाना पड़ेगा, वो चित्र समझिएगा। ये कोई ग्लोब है, ठीक है, और ग्लोब को पहले से आप परिचित हो, मैं पहले ये पहली बार चित्र नहीं बना, इससे पहले बना चुका है आपके सामने, है ना, ये हो जाता है। तो कोई ग्लोब है, उस ग्लोब में जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को थोड़ा समझ लीजिएगा, उसी के साथ समझिए, बड़ा मान पड़ जाए। ये ग्लोब है,
इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है या इक्वेटर लाइन है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है, ये हो जाता है। अब हमने देखा था यहाँ पर इसके अलावा भी इसमें क्या थी, दो रेखाएं और इसमें बनाई गई थी, और एक रेखा इसके ऊपर थी, एक रेखा इसके नीचे थी। और ये क्या थी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या थी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश थी। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा है। क्या नाम है? विषुवत रेखा है। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री क्या होती है? कर्क रेखा होती है, और इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री क्या होती है? मकर रेखा होती है। ये जानते हो? अब आप लोग एक चीज पढ़े हुए हो कि सर इन दोनों रेखाओं के मध्य में सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं, इन दोनों रेखाओं के मध्य में। और इसका मतलब यह है कि जब सूर्य किरणें लंबवत रहेंगी तो जब पर गर्मी अधिक होगी, गर्मी होगी, और गर्मी अधिक होगी तो इस गर्म क्षेत्र क्या बोलते हैं हम लोग? उष्ण। क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। क्या बोलेंगे? उष्ण। लेकिन आप सब लोग जानते हैं इससे इसके अलावा और ऊपर और क्या है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक रेखा और खींची गई है, एक नीचे ऐसे ही 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये क्या है? ये नॉर्थ है, ये क्या है? ये साउथ है। ठीक है, 66.5 डिग्री। अब यहाँ पर देखो सूर्य किरण तिरछी पड़ती है, तो ऐसे क्षेत्र को दोनों जगह मतलब यहाँ पर भी यहाँ पर सेम क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र का नाम क्या होगा? शीतोष्ण। क्या क्षेत्र होता है? शीतोष्ण। शीतोष्ण क्यों कह रहे हैं? ठंडा और गर्म जब मिल जाता है उसे कहते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। क्या कहेंगे? शीतोष्ण क्षेत्र कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है? यहाँ पर भी शीतोष्ण ही है। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सही बात नहीं आ रहा है? ये हो जाएगा। तो अब मैं ये बताऊँ, हम पढ़ रहे हैं किसके? भारत की वनस्पतियां पढ़ रहे हैं। तो भारत के वनों में देखा जाए तो सर्वाधिक जो वन होंगे वो किस टाइप के तुम्हें मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय। कौन से वन है? उष्ण। क्या भारत में शीतोष्ण पाए जाएंगे? क्यों नहीं पाए जाएंगे? हिमालय वाला क्षेत्र कैसा है? शीत वाला है। जम्मू कश्मीर में कैसे वन मिलेंगे? शीतोष्ण वाले मिलेंगे। तो क्यों नहीं पाए जाएंगे? पाए जाएंगे ना शीतोष्ण। ठीक है, अब इसके ऊपर जो ये वाला एरिया है, ये वाला पृथ्वी पर, इस एरिया को बोलते हैं शीत। क्या बोलते हैं? शीत। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, ध्यान रखना है ये गोलार्ध में। तो यहाँ पर क्या होता है? शीत बोलेंगे इसको। इसको भी क्या बोल देंगे हम? शीत कह देंगे। शीत। ठीक है, ये शीत भी दो प्रकार का होता है ना? शीत भी कितना होता है? दो प्रकार का, ज्यादा शीत और कम शीत होता नहीं होता है? प्रयोग करते हैं। तो ज्यादा शीत है उसे बोलते हैं टुंड्रा। क्या नाम देंगे? टुंड्रा। और जो कम शीत है उसे बोलेंगे अल्पाइन या टैगा शब्द। क्या होता है? टैगा। ऐसे यहाँ पर भी हम दे देंगे तो टुंड्रा और टैगा। तो भारत में टुंड्रा वन भी पाए जाते हैं और टैगा वन भी पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये हम किस आधार पर निर्धारित करते हैं? ये ऊंचाई के आधार पर। क्योंकि भारत में जो है ना उत्तरी गोलार्ध तो है नहीं, के ऊपर से एकदम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, आप पहले पढ़ चुके हो चीजें कि पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर क्या होता है? क्या होता है? टेम्परेचर घटता है। क्या होता है? टेम्परेचर घटता है। और टेम्परेचर कितना ऊंचे जाने पर घट जाता है? तो 4400 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 4400 मीटर की ऊंचाई पर जैसे ही जाते मतलब 4.5 किलोमीटर ऊंचा हम जैसे गए, उसके बाद टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0। और इससे ऊपर जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो तुमने देखा होगा जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, वहां पर जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर एक्चुअल में क्या है? वो यही तो टेम्परेचर ऊंचाई बहुत अधिक हो गई है, टेम्परेचर 0 हो गया है। तो जब जो बादल होते हैं वो क्या हो जाएंगे? जब वहां बरसेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो 0 डिग्री में गिरेंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? जम जाएगा। जम जाएगा तो क्या है? वहां पर ग्लेशियर बन जाएगा। तो वही स्थिति है। तो जब ग्लेशियर होता है वहां पर भी कोई ना कोई वनस्पति पाई जाएगी। देखते हैं पाई जाती है नहीं पाई जाती, वो समझाते हैं आपको। तो फिलहाल आप क्या करिएगा? भारत में सर्वाधिक मात्रा में देखो भारत की स्थिति कहाँ है? भारत की स्थिति यहाँ है, यानी कि भारत जो है वो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। तो कर्क रेखा गुजरती है। तो पूरा भारत की जलवायु किस तरह की थी? उष्णकटिबंधीय। तो भारत में जो वन है वो किस टाइप के हैं? उष्णकटिबंधीय वन है। कैसे वन है? उष्णकटिबंधीय। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। और कटिबंध का मतलब क्षेत्र। मतलब दो शब्द है इसमें, एक शब्द है उष्ण और एक है कटिबंध। तो जब भी कटिबंध या उष्णकटिबंध बोलते हैं इसको बोलते हैं गर्म। इसे क्या बोलेंगे? गर्म। इसे बोलेंगे क्षेत्र।
तो अगर गर्म क्षेत्र कहेंगे तब भी एक ही बात है, अगर हम बोले उष्ण कटिबंध तब भी एक ही बात है। लेकिन क्योंकि भूगोल पढ़ रहे हो तो भूगोल के विषय के हिसाब से जो इसकी शब्दावली अपनी होती है, उस शब्दावली के आधार पर ही क्या करते हैं हम लोग, इनके शब्दकोशों को हम यहाँ पर मतलब बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये स्थिति यहाँ पर क्या आ जाएगी, तो समुद्री वनों के प्रकार भौगोलिक तत्वों के आधार पर वनों के प्रकार। भौगोलिक तत्वों में किसे रखेंगे, विशेष करके वर्षा को। तो पहला हम एक साथ रखते हैं वर्षा। वर्षा कितनी होगी वो देखना है, एक तत्व। दूसरा तापमान, और तीसरा आर्द्रता। ठीक है, विशेष रूप से तो वर्षा चाहिए वनों को याद करने के लिए। तो अगर तुम्हें वर्षा का पता होगा तो तुम वन याद कर सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक शब्द ले लो मिट्टी। मिट्टी का भी ले सकते हैं, तो हम कहते हैं 4 पैमाने ये मान लीजिए। ठीक है, भौगोलिक तत्वों के आधार पर जो वन है, भौगोलिक तत्व जैसे कौन कौन से, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी के आधार पर भारतीय वनों को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है, विशेष करके 6 भागों में। तुम्हारे नोट्स में ये मेंशन है, आप वहां देख सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि भौगोलिक तत्वों के आधार पर भारत के वनों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने भाग, ये तो तत्व हैं, इनको आधार मानेंगे तो भारत के वनों को 6 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 6 भागों में। ये तुम्हारे उसमें मेंशन है, देखो वहां पर एक चीज मतलब मेंशन नहीं है क्या, ये जो पढ़ा रहा हूँ ये वाला, भौगोलिक तत्वों के आधार पर भारत के वन। अब भौगोलिक तत्व कौन कौन से होते हैं, वर्षा है, तापमान है, आर्द्रता है और मिट्टी है। ठीक है, चलिए देखो जहां पर उपजाऊ मिट्टी होगी वहां पर सर्वाधिक वन होंगे। दूसरा, उपजाऊ के साथ साथ आर्द्रता होना जरूरी है। तापमान अच्छा होगा, वर्षा अच्छी होगी, तो वन में क्या हो गया, मैं बोलूं मरुस्थल, रेगिस्तान जैसे मान लेना, रेगिस्तान। रेगिस्तान में वन नहीं पाए जाते हैं। तो कोई भी जगह रेगिस्तान है तो रेगिस्तान क्यों है, क्योंकि वर्षा नहीं है, वर्षा वहां पर क्या है, कम है। जब वर्षा कम होगी तो वह क्या हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। कोई भी जगह या कोई भी भूमि यदि सदाबहार है, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर हरियाली है, उस हरियाली का रीजन क्या है, उसका रीजन है वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में, उसके साथ साथ टेम्परेचर भी सही होगा, आर्द्रता भी होगी, मिट्टी भी सही होगी। इन सबको आधार नहीं मानना है, सिर्फ वर्षा को ध्यान रखना है। तो मैं सभी में वर्षा के आधार पर करना है, लेकिन हमने 4 शब्दों को लिख दिए हैं जिससे पता रहे तुमको कि भारत के जो वन है, भारत के वनों में भौगोलिक तत्वों में देखा जाए तो इनको आधार माने। तो इसके आधार पर भारत के वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। कितने भागों में, 6। और इन 6 भागों में से देखा जाए तो मुख्यतः कितने भाग हैं, मुख्यतः तो 3 ही है। मुख्यतः कितने हैं, 3 भागों में ही बांटा जाएगा। फिर पढ़ेंगे हम 6 के 6। ठीक है, हो जाता है। तो वो 6 भाग कौन कौन से क्रमशः लिख लीजिएगा, फिर करते चले जाएगा साथ साथ। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि भारत के वन हम जब भी पढ़ेंगे तो उनके साथ में एक शब्दावली लगेगी उष्णकटिबंधीय। बोले तो नहीं बोलते आपको उष्णकटिबंधीय। तो पहला वन कौन सा है बताओ, पहला वन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये पहला वन का प्रकार हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये आपको कर लेना है। सदाबहार वन को एवरग्रीन फॉरेस्ट बोल सकते हैं, है ना। मतलब जहां पर हमेशा क्या होगा, इन 4 कंडीशन को देखो, इन 4 कंडीशनों को, इसमें कुछ नहीं करना है। तो कहो गुरुजी ये उष्णकटिबंधीय कहां से आ गया, अभी जस्ट बताया नहीं है। सूर्य की किरणें भारत में लंबा चमकती है कर्क रेखा, तो भारत का पूरा क्षेत्र कैसा है, उष्णकटिबंध। ये तो हम पहले जलवायु वाले टॉपिक में बता दिए आपको, ये हो जाता है। सदाबहार क्यों कह रहे हैं, सदाबहार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हरियाली रहती है, मतलब यहाँ पर वर्षा काफी अच्छी मात्रा में होती है, अगर तापमान मेंटेन रहता है, आर्द्रता भी ठीक ठाक है और मिट्टी भी यहाँ पर क्या हो जाती है, ठीक ठाक रह जाती है, इसलिए क्या है ये सदाबहार है। तो मैंने इसीलिए तो बोला है कि भौगोलिक तत्वों के आधार पर, भौगोलिक तत्व कौन कौन से, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, अगर इनको हम आधार माने तो भारत के वनों को कितने भागों में बांटेंगे, 6 भागों में। 6 मुख्यतः कितने में, 3 भागों में। अब जैसे ही हम वन लिखेंगे तो उन वनों के सभी के सामने क्या लिखा आएगा, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय, और भारत का पूरा क्षेत्र किसमें आता है, लगभग गर्म क्षेत्र में, इसलिए गर्म क्षेत्र कह दीजिएगा या कटिबंधीय क्षेत्र कह दीजिएगा। तो सदाबहार वन क्या हो जाएंगे, सदाबहार वन। तो भारत में सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं, पर ये कर लीजिएगा। ठीक है, तब इनका आधार लिखो, सदाबहार वन किसे कहेंगे। तो जैसे आधार मान लेते वर्षा, कोई भी सदाबहार वन है तो यहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होगी, वार्षिक वर्षा,
वार्षिक वर्षा, तो यहाँ होगी 200 सेंटीमीटर से अधिक। अगर कोई भी जगह सदाबहार है, कोई भी वन सदाबहार है, तो यह वर्षा कितनी होने वाली है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। ये तुम्हारे नोट्स में मेंशन है, वहां हाईलाइट कर लो, चाहो तो अलग से लिख लो। तुम्हारे डिटेल में लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, तो तुम्हें क्या करना, शॉर्ट में करना, शॉर्ट में कर लो, ठीक है, हो जाएगा। प्रश्न आता है कि सर यहाँ टेम्परेचर कितना हो सकता है? टेम्परेचर, तापमान। तो तापमान अगर तुम देखोगे तो कितना चला गया, 22 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य में टेम्परेचर है, तो वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा सदाबहार वन। 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री। तो इसके इर्द गिर्द हो सकता है नोट्स में कम हो या ज्यादा हो, तो उसे चैप्टर में नहीं पढ़ना है। आप ध्यान रखना कितना हो जाएगा इतना। अगर इतना टेम्परेचर है तो क्या हो जाएगा? वहां पर सदाबहार वन हो जाएगा। आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता, तो आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 70%। कितनी होनी चाहिए? 70%। यानी कि यहाँ पर जो आर्द्रता है वो कितनी है? 70%। तो ऐसी स्थिति, और मृदा, तो मृदा तो उपजाऊ होनी ही चाहिए, यहाँ पर जो भी है, तो मृदा का भी तो काट ही हो जाएगा। खास करके तो वर्षा और तापमान ही रखना है, ठीक है, लगा के जो भी इसमें हो जाएगा। तो 3 चीजें हैं कि कोई भी वन सदाबहार वन है उसको हम कैसे पहचान करेंगे? वहां पर वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो प्रश्न क्या बनता है? वह क्षेत्र जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, भारत में इस प्रकार के वन कहलाते हैं सदाबहार। कैसे वन कहलाएंगे? सदाबहार वन कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में नहीं आया? कैसे कहलाएंगे? सदाबहार वन, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे बात करते हैं, ठीक है। ये तो एक हमारा क्या एक कारक हो गया सदाबहार वनों का। अब देखो जब बहुत ज्यादा वर्षा होगी, बहुत ज्यादा वर्षा होगी, तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा तापमान होगा, तो बताइए ना, यहाँ पर जो वन होंगे, वन या जो पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे कम होंगे? बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे। बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे नहीं होंगे? पेड़ पौधे बहुत ज्यादा, और पेड़ पौधे जो होंगे वो घने होंगे या घने होंगे या सघन होंगे। लेकिन साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, है ना, घने होंगे, और पेड़ लंबे होंगे छोटे होंगे? बहुत लंबे होंगे। क्यों? पानी की कमी है नहीं, और क्या हो जाएगा? काफी लंबे लंबा। देखो कि कोई भी पेड़ जो होता है उसकी वृद्धि जो निर्भर करती है वो किस पर निर्भर करती है? कि ठीक ठाक पानी मिल जाए और ठीक ठाक तापमान मिल जाए। तापमान से क्या कर लेता है वो? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना लेता है, और पानी नीचे से मिल जाता है। ये दो ही चीजें किसी पौधे के लिए जरूरत की होती है, और ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो ऐसे पौधे क्या हो जाएंगे? काफी घने, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, और लंबे होंगे। कैसे होंगे? लंबे होंगे। मतलब जब लंबे होंगे तो पतले होंगे कि मोटे होंगे? पतले होंगे। अरे कोई किसी व्यक्ति की जब लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो मोटा होगा पतला होगा? पतला होगा। तो लंबे होंगे तो कैसे होंगे? पतले होंगे, पतले होंगे। कठोर होंगे कि मुलायम होंगे? कठोर होंगे कि मुलायम होंगे? बताओ। कठोर होंगे। कैसे होंगे? कठोर होंगे। कैसे होंगे बताओ? कठोर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो लंबा होता है कठोर भी तो होता है, कठोर होंगे। कैसे होंगे? तो ये इनकी विशेषता कर लीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किसे कहेंगे? 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा क्षेत्र वाले को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कह देंगे। यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, घने होंगे, लंबे होंगे, पतले होंगे, कठोर होंगे। इनकी पत्तियां चौड़ी होंगी कि मतलब पतली होंगी? चौड़ी होंगी। अरे पत्तियां तो बहुत क्या होंगी? चूंकि यहाँ पानी की कमी है नहीं, तो पत्तियां जो होंगी कांटेदार होंगे कि बगैर कांटेदार होंगे? बगैर कांटेदार, बिना कांटेदार होंगे। ध्यान रखना, ये सभी विशेषता किसकी हो जाएगी? सभी हो जाएंगी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की। किसकी हो जाएंगी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है। मुझे यहाँ पे एक चीज बताइए, और यहाँ विविधता, जैव विविधता अधिक होगी कम होगी? जैव विविधता, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी कम होगी? तो बहुत अधिक होगी। बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी कम होगी? बहुत अधिक। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि एक छोटे से एरिया में ये नहीं कि एक जैसा वृक्ष होगा, यहाँ पर कई वैरायटी के वृक्ष होंगे, कई वैरायटी के वृक्ष, ठीक है। और जब ये तो जब बहुत सारे वृक्ष होंगे, जब बहुत सारे वृक्ष होंगे, समझो, जब बहुत सारे वृक्ष होंगे तो यहाँ पर जीव जंतु नहीं पाए जाएंगे? जंतु तो पाए जाएंगे, जैसे मानव का आवास होगा, और भी कीड़े मकोड़े होंगे, ये सब पाए जाएंगे नहीं पाए जाएंगे? तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक होगी। तो इसका मतलब ये होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैव विविधता अधिक होती है। ये घने होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, और कठोर होते हैं। समझ आ जाएगा नहीं हो जाएगा? अभी कुछ वृक्ष कर लो, कुछ प्रमुख वृक्ष जो यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख वृक्ष जो पाए जाते हैं, कौन कौन से वृक्ष हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं? तो लीजिएगा, जैसे देखो रोजबुड, आबनूस, रोजबुड, आबनूस, रोजबुड, आबनूस,
ठीक है। यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष है कौन कौन से हैं? रोजवुड, आगनूस, महोगनी, महोगनी, बांस, बेत, सिनकोना, महोगनी, बांस, बेत, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये कर लो आयरन वुड, ये क्या है? आयरन वुड। तो देखो पेपर में जो है ना ये यही कुछ मतलब बनते हैं, संभावना है, और भी इसमें दिए हैं तो आप कर सकते हो। रोजवुड, आगनूस, रोजवुड, आयरनवुड, आगनूस, महोगनी, बांस, बेत, ये सभी वृक्ष किस 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 मतलब किस प्रकार के टाइप के वन है? सदाबहार वन है। कैसे वन है? सदाबहार। रोजवुड का वृक्ष जो होता है उसकी लंबाई लगभग 60 मीटर होती है, 30 से 60 मीटर। 60 मीटर में कितना हो गया? 60 मीटर काफी लंबा हो गया, नहीं हो गया, है ना? तो 60 मीटर। जैसे महोगनी है, ऐसी बांस, बांस देखे हो? बांस तो, और बांस कितना पतला होता है और लंबा होता है, होता नहीं होता है? तो बांस क्या है? लंबा होता है। इसका मतलब क्या है कि बांस कैसी वनस्पति है? सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अब तो वो गुरु जी ये तो अपने यहाँ पर भी हो जाता है, तो होने के लिए हो जाएगा, लेकिन वो ऐसी जगह नहीं होता है, उसे अलग से पानी देना पड़ता है। अगर जैसे किसी के यहाँ पर हो रहा है गांव वगैरह में, तो वहाँ पानी की ऐसी व्यवस्था होगी कि वहां पर समर का पानी जा रहा होगा, या खेत का पानी जा रहा होगा, या घर का कोई ना कोई पानी वहां आ रहा होगा, वहीं पर ही वो पानी खूब लेता होगा। और धूप तो बने है ही है, तो धूप बहुत सारी है तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये वाले वन बन जाएंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में इतना ही है, इतना कोई। इनकी लोकेशन देखो, ये कहाँ पाए जाएंगे भारत में? इनकी लोकेशन देखो, ये भारत में कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो यही देखो बना दे रहा हूँ मैं, छोटा सा। भारत में कहाँ कहाँ पाए जाएंगे बताओ? तो भारत का एक चित्र बन लीजिए, समझ लीजिएगा। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये कहाँ पाए जाएंगे, तो एक लोकेशन देखो, ये वाला आपने पढ़ा था, ये क्या था? पश्चिमी घाट पर्वत था। क्या था? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में, पूरब में नहीं, पश्चिम में, पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में, सह्याद्री बोलते हैं इसको। तो ये वाला जो ये वाला बेल्ट है, ये सब क्या है? ये सब सदाबहार वन। क्या हो जाएगा? सदाबहार वन। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में क्या है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पश्चिमी घाट के पश्चिम में क्या सदाबहार वन पाए जाएंगे? इसके साथ कहाँ पाए जाएंगे? इसके साथ आप कर लीजिएगा जो तराई क्षेत्र है, ये वाला भारत, तराई, ये हमारा ये उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत जो भी है, जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ये यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी क्या सदाबहार वन है। यानी कि भारत में कहाँ कहाँ पर सदाबहार वन पाई जाएगी, इनका विस्तार कहाँ पर है? तो पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में, और साथ में क्या है? पूर्वोत्तर भारत में। क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर भारत के जो भी राज्य हैं वहां पर भी क्या यही वन पाए जाते हैं। और अंडमान निकोबार, क्या है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में भी क्या है? यही वन पाए जाते हैं। 3 जगह ध्यान रखना है, ठीक है। पूछेगा भारत में निम्नलिखित में से किस जगह पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो 3 जगह, पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पूर्वोत्तर भारत में, और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में देखा जाए तो यही वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में क्या यही वन पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना हो जाएगा। तो ये कौन सा वन हो गया? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इतना ही पूछेगा, क्या पूछेगा मतलब वन के बारे में क्या पूछ सकता है, इतना ही पूछेगा। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में क्या उत्तर प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में पाए जाएंगे, तराई क्षेत्र में थोड़े बहुत पाए जाएंगे, कम बोल सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश में ओवरऑल नहीं पाए जाते हैं, है ना? ओवरऑल ये वन नहीं पाए जाते, आपको ध्यान रखना है। सही जगह यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देखो, दूसरा प्रकार। हमने क्या बोला? वनों के प्रकार जो मुख्य रूप से कितने हैं? 3। ओवरऑल कितने हैं? 6 हैं। तो 6 हम पढ़ा ही नहीं, आपको हो जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से कितने हैं? 3 ही। तो पहला कौन सा हो गया? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब करो दूसरा, दूसरा प्रकार, इसे हटा दें। देखो अब दूसरा कर लीजिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन, पर्णपाती या पतझड़, पतझड़ वन। पहले समझो, उष्णकटिबंधीय सबके साथ लग रहा नहीं लग रहा है? उष्णकटिबंधीय क्यों कह रहे हैं? जो गर्म क्षेत्र है भारत का, उस आधार पर क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय। तो पूरा पूरा क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन। इसके 2 प्रकार हैं, तुम्हारे नोट्स में ये लगा दे दिया है। यहाँ पर 2 प्रकार बना रहा हूँ आपका। एक तो है आर्द्र पर्णपाती वन, एक है उष्ण पर्णपाती वन। यानी कि क्या हो जाएगा? आर्द्र पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। ये क्या हो जाएगा? उष्ण पर्णपाती वन। शुष्क कह दीजिएगा, शुष्क पर्णपाती वन। क्या हो जाएगा?
शुष्क पर्णपाती वन, ये दो प्रकार है। यानी कि इनकी मुख्य रूप से तीन प्रकार बताया था आपको, और मुख्य रूप से तीन प्रकार, एक ये हो गया, दूसरा और तीसरा। भारत में मुख्य रूप से यही वन है, ठीक है। भारत में क्या है, मुख्य रूप से यही वन पाया जाता है, इन्हीं को हमें समझना है, तो समझिएगा। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये वाले हो गए, और वो क्या हो जाएगा, शुष्क पर्णपाती वन हो जाएंगे। पर्णपाती का मतलब ऐसे वन जहां पतझड़ आता है, पतझड़ के पत्ते, ऐसी वनस्पति जो पत्ती गिरा देती है, पत्तियां, और गिरा करके द्वार से पत्तियां आती है, उसे बोलते हैं पतझड़। पतझड़ ये दोनों ही है, तो नोट्स में अलग दिया है आर्द्र पर्णपाती वन या शुष्क पर्णपाती वन। तो ये आर्द्र पर्णपाती वन भी पतझड़ वन है, और शुष्क पर्णपाती वन भी कैसा है, पतझड़ वन है। दोनों ही क्या है, दोनों ही पतझड़ है, ध्यान रखना है। लेकिन क्या है कि दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा शुरुआत में दिया ही आपको, इसमें ये हो जाता है, तो आप कर लीजिएगा। उष्ण पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में अगर हम देखें तो पहले प्रश्न तो यही है कि सर यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है, वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, है ना, या टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमने आधार किसे माना है, इन्हीं को तो माना है। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ वन की परिभाषा तुम कैसे बनाओगे, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि किसी भी एरिया में कितना वर्षा हो रहा है और कितना टेम्परेचर है और कितनी आर्द्रता है, उसको आधार मान लेंगे। उसी के आधार पर वहां की वनस्पति को निश्चित कर देगी कौन सी वनस्पति होगी। तो मुझे आप ये बताओ, यहाँ पर जो टेम्परेचर कितना होने वाला है, यहाँ पर तो कितना था, 200 सेंटीमीटर से अधिक था, लेकिन यहाँ पर कितना है, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य, कितना हो जाएगा, 100 से 200 सेंटीमीटर, मतलब 200 सेंटीमीटर तक ही होना चाहिए। इससे अगर 200 सेंटीमीटर तक लगभग वर्षा हो रही है, वार्षिक वर्षा, तो वो कैसा वन कहलाएगा, आर्द्र पर्णपाती वन। तो कैसा वन है, आर्द्र पर्णपाती वन। तापमान कितना हो सकता है, कम या ज्यादा है, तापमान मतलब कितना हो जाएगा, कम या ज्यादा, तो इसकी अपेक्षा ज्यादा, यानी ये तो बोला था 22 से 27 तक, अभी 27 से अधिक हो सकता है, क्या हो सकता है, 27 से अधिक, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, सदाबहार में हमने बोला कि 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक को क्या बोलेंगे, सदाबहार वन के अंदर रखेंगे। और दक्षिण भारत का टेम्परेचर कितना रहता है, 21 डिग्री या 22 डिग्री के बीच में रहता है। कभी जाना अपने उत्तर भारत में ठंड पड़ रही हो और तुम कभी दक्षिण में जाना, वहां ठंड पड़ती नहीं है, वहां कितना टेम्परेचर रहता है, हमेशा कितना रहता है, हमेशा रहता है 21 से 22 डिग्री, और अगर होगा थोड़ा बहुत तो 25 तक बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता है ना, ये आपको ध्यान रखना, उतना ही रहता। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो तटीय इलाका है, समुद्र, तो समुद्र की लहरें क्या कर देती हैं, और ठंडा कर देती है ना, इस आधार पर क्या है, पापा ये बन जाता है। तो आर्द्र पर्णपाती वन वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक रहती है, तापमान कितना हो जाएगा जी, और आर्द्रता कितनी हो जाएगी, 60%, कितनी हो जाएगी, 60, क्योंकि यहाँ पर कितनी थी, 70%, क्या कितनी थी, 70% थी आर्द्रता धारण। और जितनी अधिक आर्द्रता उतनी अधिक वर्षा, ये भी होता है, किसी भी क्षेत्र में जितनी अधिक आर्द्रता होगी उतनी अधिक क्या होगी, वहां वर्षा होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ये हम देख लेंगे, राइट, ये कर लेना है। अब प्रश्न ये आता है कि सर जैसे अब यहाँ पर एक शब्द लिखना, भूभाग, क्या ये कितने भूभाग में पाया जाता है और ये कितने भूभाग में पाया जाता है, ये भी हमें तुलना करना है। तो ये कितने भूभाग में पाया जाता है, भूभाग, ये भारत में कितने भूभाग में पाया जाता है जो ये वन होता है वो, तो ले लीजिएगा 19.7% भूभाग पर, 19.7% भूभाग पर, यानी कि आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो कितने भूभाग पर पाया जाता है, 19.7% भूभाग पर पाया जाता है, ये आपको नोट कर लेना है। तो आर्द्र पर्णपाती वन क्या है, समझ में आ गया, टेम्परेचर कितना होना चाहिए और कितनी वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। यहाँ के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से होंगे ये भी कर लीजिएगा। तो वृक्ष कर लो, सागौन, साल, आम, शीशम, सागौन, सागौन, साल, आम, शीशम, सागौन, साल, आम, शीशम, ये सभी वृक्ष कहाँ के हैं, ये सभी वृक्ष कहाँ के हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना, ये हो जाएंगे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा त्रिफला, चंदन, महुआ, त्रिफला, चंदन, महुआ, त्रिफला, चंदन और महुआ, ये सभी वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे, ये सभी वृक्ष हो जाएंगे आपके आर्द्र पर्णपाती वनों के, क्या हो जाएंगे, आर्द्र पर्णपाती वनों के ये वृक्ष हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। सही बात नहीं यार। अब प्रश्न आता है कि सर इनका लोकेशन कहाँ है, इनका विस्तार कहाँ पर है भारत में आर्द्र पर्णपाती वनों का, ये भी हमें देखना है। तो आर्द्र पर्णपाती वनों का लोकेशन जब देखोगे तो दो जगह है, आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाएंगे, दो जगह, समझो इसी मेप में समझो। जब मैं आपसे कह रहा हूँ
ठीक। पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में कौन से वन है? सदाबहार वन है। पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में क्या है? सदाबहार। लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व में, पश्चिमी घाट पर्वत के ढलान पर पूर्व में कौन से वन पाए जाएंगे? तो वो वन कौन से पाए जाएंगे? तो पाए जाएंगे आपके कौन से वाले? आर्द्र वाले। कौन से हो जाएंगे? आर्द्र पर्वतीय वन। ये यहाँ पर पाए जाएंगे। यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में तो कौन से हैं? सदाबहार। पश्चिमी घाट पर्वत देखो ये पर्वत है, आपको बताए थे नहीं बताए थे? तो पर्वत के इस तरफ क्या है? इस तरफ तो सदाबहार है। एक पर्वत के यहाँ ढलानों पर कौन से वन है? तो ढलानों पर कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कौन से? आर्द्र पर्वतीय वन। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हो? ये इंपॉर्टेंट है, इसे घटना नहीं है, समझना है। और ये बस ध्यान रखो, सागौन, साल, आम, शीशम, त्रिफला, चंदन, महुआ। तुमने पुष्पा मूवी देखी है? पुष्पा अब तो देखो खुल गया। वाह क्या बात है। झुकेगा नहीं बोलता है वो। हाँ तो चंदन भारत में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। देखिए अब चंदन भारत में, कर्नाटक में तो बता रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व में क्या ढलानों पर कौन से वृक्ष हैं? तो वो कौन से वृक्ष हैं? आर्द्र पर्वतीय। और आर्द्र पर्वतीय में कौन सा वृक्ष आता है? चंदन। सही आ रहा है चंदन। और चंदन की तस्करी, तो वो जो मूवी शूट हुई है वो किसके ऊपर? कर्नाटक के ऊपर। कर्नाटक। और दूसरा भी आ रहा है, उस पर तो भी आ रही है ना। हाँ तो ये हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सही आ नहीं आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा आर्द्र पर्वतीय वन। क्या हो जाएगा? आर्द्र पर्वतीय वन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में नहीं है यहाँ तक? इनका लोकेशन देखिए। एक लोकेशन और क्या कर सकते हो? एक लोकेशन आप कर सकते हो तो ये वाला, यानी कि यहाँ से ये हम स्टार्ट करेंगे ये लोकेशन, ये वाला, ये भी पूरा लोकेशन किसका है? आर्द्र पर्वतीय वन का। अब यहाँ पर कौन कौन से राज्य आ रहे हैं देख लो। ये वाला लोकेशन तुम्हारे 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 नोट्स में ये मेंशन है। देखो लास्ट में एक पेज दिया है, देखो लास्ट में नहीं, जैसे ही वन खत्म हो उसके जस्ट बाद पेज है, देखो ये मिट्टी से पहले वहां सब कुछ दिया है पहले से ही। ठीक है, मैं जो आपको ये मैप बता रहा हूँ, ये नोट्स वाले बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो देखो ना हल्का सा बना हुआ दिख रहा है, ब्लैक सा। हाँ ब्लैक जो बहुत ज्यादा है वो क्या है? सदाबहार है। क्या है? सदाबहार। और जो फीका सा है उस फीके से भी हल्का सा अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर्द्र। क्या हो जाएगा? आर्द्र दो जगह है। कहाँ पर? तो पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व में ढलानों पर, और साथ में कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ साथ क्या हो जाएगा? बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, है ना, यानी आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग, ये सब जगह क्या आ जाएगा? आर्द्र पर्वतीय वन। कैसा वन है? आर्द्र पर्वतीय वन हो जाएगा। प्रमुख वृक्ष कौन से हो गए? सागौन, साल, आम, शीशम, त्रिफला, चंदन, महुआ, ये सभी हो जाएंगे। और चंदन तुम जानते हो, चंदन उत्पादन प्रथम स्थान किसका? कर्नाटक। इसका है कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? अरे आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भाई बहन को? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक वृक्ष लो, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस भी इसी वन का हिस्सा है। यूकेलिप्टस इसे एक नाम दिया जाता है पर्यावरण का आतंकवादी। किसे कहते हैं? पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं यूकेलिप्टस को। ये लगाया गया, भारत में मूल रूप से नहीं पाया जाता था, तो ये लगाया गया। तो वो किन वनों के अंतर्गत आता है? आर्द्र पर्वतीय। इसे बोलते हैं पर्यावरण का आतंकवादी। पर्यावरण का आतंकवादी ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ना, पानी जो है ना 1 किलोमीटर दूर से खींच लेता है। जैसे तुमने लिपस्टिक देखी है, उसी लिपस्टिक को बोलते हैं यूकेलिप्टस। ऐसे मान लीजिएगा। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन है और तुम चाहते हो उसे लड़ना नहीं है, दिमाग से उसे हराना है, और तुम्हारा खेत उसके बगल में ही है, तो क्या करना है? खुद अगर खेती नहीं करनी है और बगल में किसी की खेती खराब करनी है, तो क्या कर देना है? वहां पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दीजिएगा। और उसके बगल में जो भी खेती होगी और उसमें पानी में लगाओ, अपने वाले में वो पानी लगाएगा, सब तुम्हारी में आ जाएगा। तो वो कैसे आ जाएगा? इसकी जो जड़ें होती हैं वो दूर से खींच लेती हैं, 1 किलोमीटर दूर से पानी खींच लेती है। समझ में नहीं आया? इतना ज्यादा क्या होती है, होशियार होती है इसकी जड़ें। तो जो बगल में खेती हो रही होगी वो नष्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना, वही क्या हो जाएगी ऐसा करके। हालांकि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो भावना है, ऐसी भावना हमें रह करके जिंदगी नहीं जीनी है। हमें क्या करना है? सबके साथ रह करके जिंदगी जीना है, कि जब कभी जाओ तो लोग याद करें कि क्या व्यक्ति था, क्या किरदार निभा के गया। ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मतलब कोई व्यक्ति है और वो मर गया है, उसका पीठ पीछे ठीक मर गया,
इसको तो ऐसे ही होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ है कि तुमने उस समुदाय के लोगों को जहाँ तुम रहते थे वहां पर बहुत ज्यादा दुखी किया, इसीलिए लोग कह रहे हैं ठीक चला गया, है ना। एक जो मतलब बुरा व्यक्ति था वो चला गया, लेकिन जब तुम जाओ और वहां पर लोगों की इतना हजूम हो जाए कि नहीं इनको नहीं जाना चाहिए था, इनके जाने से तो पूरे गांव को क्षति हुई है, इन्होंने तो गांव में बहुत कुछ काम किया था और बहुत कुछ गांव के लिए कर रहे थे, तो ऐसा व्यक्ति बन के जाना है। मैं कहने के लिए कह रहा हूँ कि अगर कहीं भी कुछ भी करना है तो ये तो दोनों पक्ष दिखाना है आपको। सही रास्ता ये है कि आपको ऐसा नहीं करना है, और गलत रास्ता ये है कि जब नहीं हुई मानना है तो ऐसा कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, हो जाएगा। अब दूसरे गुणों की बात करते हैं। दूसरे देखो, शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वनों में अगर तुम देखोगे, शुष्क पर्णपाती वनों में, तो शुष्क पर्णपाती वनों में क्या होगी, वार्षिक वर्षा कितनी हो सकती है, तो 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य अगर वार्षिक वर्षा हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे वहां पर शुष्क। शुष्क माने क्या है, शुष्क मतलब यहाँ पर पानी की कमी है, तभी तो बोलेंगे शुष्क, है ना। तो शुष्क क्या हो जाएगा, जहाँ पानी की कमी होगी वहां शुष्क बोल दिया जाएगा। तो कितना सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, 70 से 100 सेंटीमीटर। आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर। आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए 50% होनी चाहिए लगभग। और तापमान की बात करें तो तापमान होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस प्लस, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस समथिंग तापमान इतना होना चाहिए। और आप देखो ना, जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा और वर्षा कम होगी तो टेम्परेचर तो भाई अधिक अपने आप ही हो जाएगा ना। मरुस्थल में टेम्परेचर अधिक क्यों है, क्योंकि वर्षा कम है। क्यों है, क्योंकि वर्षा कम है। इस आधार पर क्या हो जाएगा, ये जो वन है वो कैसे हो जाएंगे, शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वनों में वार्षिक वर्षा कितनी है, 70 से 100 सेंटीमीटर। आर्द्रता कितनी है, 50%। तापमान कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, ध्यान रखना। ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने परसेंट भूभाग पर है, तो ये भूभाग कर लीजिएगा, भूभाग ये लगभग 41.8% भूभाग पर है, 41.8%। यही पेपर में आया है, भारत में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं, तो भारत में सर्वाधिक कौन से वन, शुष्क पर्णपाती वन। क्या बोलेंगे पूरा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इन दोनों वनों को पतझड़ तो कहते हैं, जो पतझड़ यहाँ पर भी होता है, पतझड़ यहाँ पर भी होता है। तो भारत में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं, तो देखो 41.8 हो रहा है, मतलब बहुत हो गया भाई। तो भूभाग पर कौन सा पाया जाता है, तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पे प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, यहाँ पे प्रमुख वृक्ष लिख लीजिएगा, तो आम है, शीशम है, बबूल है ना। आम, शीशम, बबूल यहाँ के प्रमुख वृक्ष कर लीजिएगा। आम है, शीशम है, बबूल है, चंदन भी यहाँ कभी कभी आ सकता है। अब तो वो सब चंदन तो यहाँ भी था, तो क्या दिक्कत है, अरे इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, कभी कभी चंदन यहाँ पे ही हो जाता है। आप कहोगे हमारे यहाँ पर ये लोग एटा जो है किस एरिया में आएगा, आर्द्र में कि शुष्क में, एटा आएगा शुष्क में, एटा किस में आएगा, शुष्क में। हम अगर देखा जाए तो एटा वाला एरिया जो शुष्क में आएगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कौन से वन है। अब देखो ये बताओ, ये वाला जो बचा हुआ भाग है क्या कहलाएगा, बताइए ना भाई। ये शुष्क है पूरा, ये पूरा क्या है, शुष्क है। समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है, शुष्क। पूरे दक्कन का पठार कैसा है, शुष्क। दक्कन के पठार में वर्षा भी इतनी होती है, इसका मतलब ये हो गया कि ये भी शुष्क है। तो शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक है। कितना भूभाग है, 41.8% का सर्वाधिक यही पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आ रहा। तो ये सभी क्या है, जो है। और वृक्ष देखें, वृक्ष कौन कौन से हो जाएगा, आम का वृक्ष है, शीशम का है, बबूल का है और चंदन का। हालांकि यहाँ चंदन का यहाँ भी आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, जैसे सागवान, साल, आम, शीशम, त्रिफला, चंदन, महुआ। ओके, तो ये सभी वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे, यहाँ पाए जाएंगे। और ये वाले कहाँ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पर। मतलब कुछ समानता हो सकती है, क्योंकि एक ही हेडिंग के हिसाब से हम दोनों को बता रहे हैं, तो दोनों के हिसाब से आप समझ सकते हो, यहाँ बन जाएगा। समझ में गया। अब बचा क्या, अब भाई दो चीजें बची भारत में, कहाँ बची, तीन तो कर लिया हम लोग, तीन। ये वाला कौन सा बच गया, मरुस्थल वाला। और ये कौन सा, पहाड़ी इलाका, कौन सा, पहाड़ी। तो पर्वतीय वन बच गए, और कौन से बच गए, मरुस्थलीय वन। और साथ साथ में क्या है, जब नदियां गिरती हैं तो नदियां क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा। तो कौन से वन बच गए, डेल्टाई वन। और डेल्टाई वन को क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन। क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन कहते हैं। मैंग्रोव वन कौन सी वनस्पति होती है, ऐसी वनस्पति जो हरे पानी में उग सकती है, उसे कहते हैं मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन है। मुख्य रूप से वनों के प्रकार तो यही है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी तो भारत में और भी क्षेत्रफल था। ये वाला एरिया कौन सा है,
ये वाला एरिया मरुस्थल है। आप जानते हो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल का विस्तार कहाँ है? राजस्थान में और गुजरात में। कहाँ पर है? राजस्थान गुजरात में जो कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी वो कौन से वनों में आएंगी? मरुस्थलीय वनों में। किसमें आएगी? मरुस्थलीय वनों में। और जो ये वाला क्या है? ये पर्वतीय वन। क्या है? पर्वतीय। तो पर्वतीय वन क्या ऊंचाई के हिसाब से इनको हम देखते हैं। 1000 मीटर की ऊंचाई, 2000 मीटर की ऊंचाई, 3000 मीटर की ऊंचाई, 4000 मीटर की ऊंचाई, उसके बाद फिर वन नहीं पाए जाते हैं, है ना? तो वो सब किसमें आएगा इसमें? तो ये वाला पूरा एरिया किसका हो जाएगा? ये पूरा एरिया भाई पहाड़ों का है, तो पहाड़ के साथ समझ लेंगे। ये मरुस्थल का है, मरुस्थल के। अब कुछ जानते हो, कुछ यहाँ पर जो जो नदियां थी क्या बनाती थी? डेल्टा। तो डेल्टा के हिसाब से अब देखो हुए 6। अरे 3 तो ये कराए, और 3 ये हो गए, पर्वतीय वन, मरुस्थलीय वन और डेल्टाई वन। देखो यही तो हेडिंग है उसमें। कितनी हेडिंग है? यही तो हेडिंग है। अब एक बार रिकॉल करो अच्छी तरीके से पूरे को, ठीक है, जिससे हो जाए। इसमें इन तीनों को कल पढ़ा देंगे। अभी इसमें बहुत कुछ मतलब बाकी है, इसमें वन नीति ही पढ़ानी है आपको। अपडेट में कितना कैसे क्या वो भी समझाना है। अभी एक बार देखेंगे, रिकॉल करिएगा। बताओ, मैं चित्र बनाऊंगा, चित्र के अकॉर्डिंग बताना है आपको भारत में कौन से वन कहाँ पाए जा रहे हैं, राइट? कर लेना है। ये तो भारत में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं? बताओ आप मुझे बताओ, किसी भी कोई भी वन जो होता है उस वन का नामकरण किसके आधार पर करते हैं? किसी भी वन का नामकरण किस आधार पर किया जाता है? तो भौगोलिक वहां पर स्थिति देखनी पड़ती है कि वहां का तापमान कैसा है, वहां पर वर्षा कैसी है, वहां पर आर्द्रता कैसी है, और वहां पर मतलब मिट्टी कैसी है, उसके आधार पर वनों को बताया जाता है। इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं वर्षा और तापमान। यानी जब भी कोई वन देखेंगे, जैसे मान लो इतना बड़ा एरिया जो है वह टेम्परेचर अधिक है कम है? अधिक है। वर्षा बहुत अधिक है कम है? ना अधिक है ना कम है, बीच की है। तो बीच वाले वन कैसे हो जाएंगे? आर्द्र। कैसे हो जाते हैं? और शुष्क वाले हो जाएंगे, शुष्क। और यहाँ पर क्या है? आर्द्र वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आर्द्र वाले। समझ में नहीं आ रहा है? तो बताओ ये वाले वन कौन से? जैसे ये वाला अंडमान निकोबार वन, बताओ यहाँ पर ये कौन से वन थे? बताओ। सनावर वन। पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में कौन से वन थे? पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व में है आर्द्र पर्वतीय वन। कौन से वन थे? आर्द्र पर्वतीय वन थे। अब यदि आर्द्र पर्वतीय वनों का विस्तार कहां पर था? एक तो पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में, पूर्व में, और इसके साथ साथ क्या है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में थोड़ा बहुत। और इधर देखेंगे तो क्या है? उड़ीसा है, और इधर आंध्र प्रदेश। इन वगैरह में क्या ये पूरे कैसे हैं? आर्द्र पर्वतीय वन है। शुष्क पर्वतीय वन, तो ये मतलब पूरे भारत में सर्वाधिक कौन से हैं? शुष्क पर्वतीय वन है। शुष्क पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो, ये देखो, आप देखो पंजाब के दक्षिण से हरियाणा, दिल्ली, और उसके साथ साथ क्या है? राजस्थान का उत्तरी भाग, और मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र का एरिया, और इसके साथ साथ तेलंगाना, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, और नीचे देखोगे तो कर्नाटक का एरिया और तमिलनाडु का उत्तरी भाग। ये पूरा का पूरा पलटी किसका है? ये पूरा पलटी शुष्क का। इसका है शुष्क का। और इसमें कुछ उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र भी कहाँ जाएगा? इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी हो गए। अब सदाबहार वन हो गए और पर्वतीय हो गए। ये हो जाए। अब ये बताइएगा, हमने देखा था कि सर 3 वन और हैं, तो आप उत्तर में कौन से बने? यहाँ पर ये कौन से बने? पर्वतीय वन। कौन से बने? पर्वतीय। ये कौन से बने? मरुस्थलीय। कौन से बने? मरुस्थलीय वन। और कौन से बच गए? डेल्टाई वन। कौन से बच गए? डेल्टाई वन। तो डेल्टाई वन उत्तर प्रदेश में, मतलब पूरे भारत में कहाँ पाए जाएंगे? डेल्टा वन। तो दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन जो है कैसी वनस्पति है? खारे पानी से उत्पन्न वनस्पति है। तो मैंग्रोव वन जो है ना वो हमें मिल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है?